Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 3 of chapter number 14, the United Nations Organization. बेटा इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था यूनाइटेड नेशंस कब बना था, वो कौन सी सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से हमें ऐसा लगने लगा कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो बनना चाहिए। फिर हमने जो ऑर्गन्स थे यूनाइटेड नेशंस के उन्हें डिस्कस करना चालू किया। मैक्सिमम पार्ट जो है इस चैप्टर का वो पार्ट 2 में कंप्लीट हो चुका है। जो रेस्ट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। Till this page we have completed everything in part 2. पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से, इंडिया एंड द यूएन। अब हम पढ़ेंगे भाई कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का क्या रोल है, इंडिया के कैसे रिलेशंस रहे अब तक यूनाइटेड नेशंस के साथ। बेटा हमारा इंडिया ऑफिशियल मेंबर बना था यूएन का 38 अक्टूबर 1945 को। इंडिया यूएन का मेंबर ऑफिशियल मेंबर कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को। जब ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना तो जितनी भी एक्टिविटीज़, जितने भी प्रोग्राम्स यूएन ने किए, उन सभी एक्टिविटीज़, सभी प्रोग्राम्स में हमने यूएन का साथ दिया। एज अ मेंबर ऑफ यूएन, यूएन का मेंबर होते हुए इंडिया ने हमेशा अपने सपोर्ट को दिया है किसे? यूनाइटेड नेशंस को, भले उसी की कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो। तो बेटा जो हमारा इंडिया है उसने हमेशा पीस कीपिंग के एफर्ट को सपोर्ट किया है। यूएन के जहाँ जहाँ पर भी पीस कीपिंग के एफर्ट चलते हैं वहाँ वहाँ पर इंडिया का एक प्रोमिनेंट रोल होता है। हमारे बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो पीस कीपिंग फोर्सेस का पार्ट है। इंडिया अपनी ट्रूप्स को भेजता है, मेडिकल टीम को भेजता है, किसको असिस्ट करने के लिए? बेटा जो अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बहुत सारे विक्टिम्स होते हैं, ठीक है। कहीं पर सिविल वॉर चल रहा होता है, कहीं पर कुछ भी अगर नेचुरल कैलेमिटी आई है तो वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स की टीम को हम भेजते हैं, हमारी मेडिकल टीम को भेजते हैं, है ना। हमने पहले कहाँ कहाँ पर भेजा हुआ है अपने लोगों को, अपने डॉक्टर्स को, अपनी टीम को? पैलेस्टीन, सोमालिया, इराक, अफगानिस्तान एक्सेट्रा। Besides, India sent medical supplies to those affected by Korean War। और जब कोरियन वॉर हुआ था, जब गल्फ वॉर हुआ था, जब कोरियन वॉर हुआ था, जब गल्फ वॉर हुआ था, तो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, उनके पास मेडिसिन्स नहीं थी, तो हमने उनके लिए मेडिसिन्स भी पहुँचाई। तो ऑल इन ऑल इस फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है कि इंडिया हमेशा यूएन को सपोर्ट करता है पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। हम हमारे ट्रूप्स भी भेजते हैं, मेडिकल टीम को भेजते हैं जो किसको असिस्ट करती हैं? विक्टिम्स को, है ना। बहुत सारी कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उन कंट्रीज़ में जो विक्टिम्स हैं उन्हें हेल्प करने के लिए हमने कहाँ कहाँ भेजा है अपने लोगों को, अपनी मेडिकल टीम को, अपने सोल्जर्स को, अपने ट्रूप्स को? पैलेस्तीन, सोमालिया, इराक, अफगानिस्तान। इसके अलावा हमने हमारी मेडिकल सप्लाईज़ भी भेजी हैं कहाँ पर बेटा? वो एरियाज़ जो कोरियन वॉर से अफेक्ट हुए, गल्फ वॉर से अफेक्ट हुए, यहाँ पर हमने हमारी मेडिकल सप्लाईज़ भेजी हैं। और बेटा इंडिया शुरू से ही वॉर के अगेंस्ट में है। इंडिया नहीं चाहता कि कंट्रीज़ आपस में लड़ें, और इवन इंडियंस ये भी नहीं चाहते कि वेपन्स का एक्यूमुलेशन हो। मतलब एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, वेपन्स का मतलब होता है हथियार। तो हम नहीं चाहते हैं और यूएन भी नहीं चाहता है कि बहुत सारे हथियारों को इकट्ठा किया जाए। कौन से हथियार बेटा? मास डिस्ट्रक्शन के हथियार, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह। इसलिए हमने यूएन को बिल्कुल स्पष्ट समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है। अनइक्वीवोकली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, क्लियरली हमने यूएन को हमेशा सपोर्ट किया है कि भाई ये जो आर्म्स रेस है इसे रोका जाए, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रीज़ बनाती जा रही हैं इन्हें रोका जाए, ठीक है। हम सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दें न्यूक्लियर बॉम्ब्स को। तो ऐसी कोशिश इंडिया की भी रही है और यूएन की भी रही है। तो यूएन की इस कोशिश में इंडिया हमेशा उसके साथ रहा है। हम नहीं चाहते कंट्रीज़ आपस में लड़ें, हम नहीं चाहते मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स हैं उन्हें एक्यूमुलेट किया जाए, इसलिए हमने क्लियर सपोर्ट किया है यूएन को। अनइक्वीवोकली का मतलब होता है क्लियर, है ना, स्पष्ट। देन इंडिया वोकल सपोर्टर रहा है ह्यूमन राइट्स का भी, और उसने हमेशा कंडेम किया है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को।
हम नहीं चाहते कभी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो। जहाँ जहाँ भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडिया उसे कंडेम करता है। देन इंडिया ने हमेशा फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट किया। जितनी भी कंट्रीज़ थी जो आज़ादी लेना चाहती थी कॉलोनियल रूल से, हमने उन्हें हेल्प की है, उनका सपोर्ट किया है। इंडिया की आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन है यूएन में। जैसे जो शशि थरूर थे वो was the अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन एट यूएन। यूएन में एक डिपार्टमेंट होता है कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन, उसके अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही जो नागेंद्र सिंह थे, BN राव थे, जस्टिस पाठक थे, इन्होंने जजेस एज अ जज भी काम किया है। कहाँ पर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। हमने कल पढ़ा था ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में BN राव, जस्टिस पाठक, नागेंद्र सिंह, इन लोगों ने काम किया है। फिर कम्युनिकेशन और पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है यूएन का एक डिपार्टमेंट, उसके अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं शशि थरूर। तो आज इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है यूएन में। इंडिया बेनिफिशियरी भी रहा है बहुत सारे प्रोग्राम्स का जो यूएन रन करता है, यूएन की एजेंसीज रन करती हैं। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते हम कि हमने सब कुछ यूएन को दिया ही दिया है, हमने यूएन से बहुत कुछ लिया भी है। यूएन ने भरपूर सपोर्ट किया है हमें। यूएन की एजेंसी जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चलाती हैं उस सब में इंडिया को कहीं ना कहीं कुछ कुछ मिलता ही है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है शायद, हाँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और बेटा इसी ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कारण राजस्थान में एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया। जो अनकल्टिवेटेड तराई रीजन था उत्तर प्रदेश का, उसको भी हम कन्वर्ट कर पाए हैं कल्टिवेबल लैंड में। देखो जो तराई रीजन होता है वो बहुत दलदली होता है, तो जब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना प्लान रखा, प्रपोजल रखा, हमें स्ट्रेटजीज बताई कि भाई इस तरीके से आप इसको कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर सकते थे, तो आज जो उत्तर प्रदेश का तराई रीजन है जो पहले से दलदली रीजन हुआ करता था, जहाँ पर सिर्फ मक्खियों का ब्रीडिंग ग्राउंड समझा जाता था, मॉस्क्यूटोज और फ्लाइज का ब्रीडिंग ग्राउंड जैसे समझा जाता था, आज वहाँ पर भी कल्टीवेशन हो रहा है। राजस्थान में एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया है किसके ही एफर्ट्स की वजह से? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन लॉन्च किया था इंडिया में कब? 1916 में। फ्रीडम फ्रॉम हंगर एक कैंपेन है जो किसने लॉन्च किया था? FAO ने इंडिया में कब? 1916 में। दूसरा जो WHO है उसने इंडिया को हेल्प किया है बहुत सारी डिसीज़ से कॉम्बैट करने में। कॉम्बैट का मतलब होता है बेटा फाइट करना, लड़ने में। अब डिसीज़ से कैसे लड़ सकते हो आप, है ना? वैक्सीन लेकर के लड़ने का मतलब फिजिकल मारपीट की बात नहीं हो रही है। कॉम्बैट करने का मतलब आप फाइट समझ लो, पर वो फिजिकल फाइट मत समझ लेना, है ना? तो WHO इंडिया को बहुत हेल्प करता है और अब भी कर रहा है, पहले भी बहुत की है। कौन कौन सी डिसीज़ के अगेंस्ट में? मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स। बेटा कुछ बीमारियां तो हम देखते हैं जिनका आज इंडिया में एग्जिस्टेंस है ही नहीं है, तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मलेरिया ज़रूर हम देखते हैं कि कॉमन है, पर उसके लिए भी मेडिसिन वगैरह अवेलेबल है। तो WHO ने हमें बहुत हेल्प किया है बहुत सारे डिसीज़ से कॉम्बैट करने में, एग्जाम्पल मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और स्मॉल पॉक्स। यूनिसेफ हैज़ वर्कड एक्टिवली टू हेल्प चिल्ड्रन। इंडिया में बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिली है यूनिसेफ से, वो आज एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, ठीक है, और दूर है चाइल्ड लेबर से। मतलब जो क्या बोलते हैं, बाल मजदूरी वगैरह कराई जाती थी, उससे यूनिसेफ ने बहुत सारे बच्चों को बचाया है इंडिया में। अब हम एजेंसीज़ की बात करेंगे कि भाई यूएन की एजेंसीज़ कौन कौन सी हैं। तो बेटा यूएन की बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो यूएन के लिए स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करती हैं, अंडरटेक करती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी एजेंसीज़ ऑटोनोमस हैं जो यूएन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करती हैं। WHO पहली एजेंसी हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO ये कब बना था? 1948 में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है
और ये क्यों बनाया गया था, किस एम से ये बनाया गया था कि भाई हेल्थ केयर को हम इम्प्रूव करेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को हम इम्प्रूव करेंगे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा। ये ही एम था किसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना बच्चों, 1948 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में है। और इसे किस एम से बनाया गया था, इसका क्या उद्देश्य है कि भाई ये इम्प्रूव करेगा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को पूरी दुनिया में। इसका लोगो देख लिया आप लोगों ने, ये रहा लोगो, ये है WHO का बोर्ड रूम। अब हम इसके काम देखेंगे कि भाई ये करता क्या है। हेल्थ की फील्ड में रिसर्च को एनकरेज करता है, डिसीज़ के स्प्रेड को होने से रोकता है, स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, हाउसिंग, सैनिटेशन, हाइजीन, इन सब को इम्प्रूव करने की बात करता है ना। और बहुत कुछ कर भी रहा है, सिर्फ बात ही नहीं करता है, बहुत कुछ काम इन्होंने किया है जिससे न्यूट्रिशन का स्टैंडर्ड, हाउसिंग, सैनिटेशन, इन सब में इम्प्रूवमेंट आए। इवन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं फूड के लिए, वाटर के लिए, मेडिसिन के लिए और वैक्सीन के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फूड, वाटर, मेडिसिन एंड वैक्सीन। ये ऑर्गेनाइज करता है सेमिनार्स को, कॉन्फ्रेंस को, वर्कशॉप्स को, जिससे लोग ज़्यादा अवेयर बन जाएं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से। कितनी बार हमें पता ही नहीं होता हमारी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ये सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करता है जिससे कि हम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से अवेयर रहें, है ना। और इवन ये ट्रेन भी करता है लोगों को कि भाई किस तरीके से आप ये जो सारे इश्यूज हैं इनसे डील कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिड यू नो सेक्शन को। ग्लोबल स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन प्रोग्राम चला है। एरेडिकेशन का मतलब होता है हटाना। स्मॉल पॉक्स को हटाने के लिए एक बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम चलाया UN ने, जिससे हेड कर रहे थे फॉर्मर डायरेक्टर्स, किसके, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर डायरेक्टर इस प्रोग्राम को हेड कर रहे थे। डॉक्टर J. डोनाल्ड मिलर, डॉक्टर विलियम F. फुज, माइकल लेन। स्मॉल पॉक्स वॉज एरेडिकेटेड इन 1980। स्मॉल पॉक्स को कम्प्लीटली हम एरेडिकेट कर चुके हैं कब, 1980 में। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। तो बेटा जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बना, 1919 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब बन गया, 1919 में। ये एक ऑटोनमस विंग है। और बेटा ये रहा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का लोगो। अच्छा, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि UN के पहले ही कैसे बन गया लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के पहले बना था लीग ऑफ नेशंस। 1914 से 1918 तक चला था वर्ल्ड वॉर 1। 1914 से 1918 तक चला वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद हमने बनाया था लीग ऑफ नेशन। तो जब लीग ऑफ नेशन बना था, जो कि एक फेल ऑर्गेनाइजेशन था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था, तो उसी के अंतर्गत बनाया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। बाद में लीग ऑफ नेशन को तो हमने रिप्लेस किया, एक नई बॉडी बना दी UN, पर इसका जो ऑर्गन था ILO, जो एजेंसी थी, वो पहली ऑटोनमस एजेंसी बन गई UN की। समझ में आया कब बन गई, 1946। पहले लीग ऑफ नेशन बना 1990 में, फिर बना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जब बना तो उसकी जो पहली ऑटोनमस एजेंसी बनी वो ILO ही थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ये बेटा वर्कर्स की लिविंग कंडीशन को कैसे बेटर बनाया जाए, कैसे उनके साथ सोशल जस्टिस हो, इसके ऊपर काम करता है। आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं हमारे वर्कर्स, है ना। कई बार उन्हें सेफ्टी टूल्स नहीं दिए जाते, सेफ्टी किट नहीं दी जाती, कई बार उनके खाने पीने का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया जाता, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर नहीं होती। तो उस सब के ऊपर काम कौन करता है, हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या काम है, ये इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं कि भाई वेजेस कितने होने चाहिए, वर्किंग आवर कितने हो, वर्किंग कंडीशन कैसी हो, है ना, उनका इंश्योरेंस कराया जाए वर्कर्स का, उन्हें सेफ्टी दी जाए, ये सारे स्टैंडर्ड सेट करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इवन ये रिसर्च को भी प्रमोट करता है इन द फील्ड ऑफ लेबर पॉलिसीज़। ये वर्कर्स को अवेयर करता है उनके राइट्स के लिए और उन्हें बताता है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट रोल है।
इट मेक्स द वर्कर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो वर्कर्स को बताते हैं कि भाई आज ये जो इकोनॉमी डेवलप हो रही है इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इवन ये असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं मेंबर कंट्रीज़ को, किस में, लेबर रिलेटेड इश्यूज़ में। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका लोगो रहा ये। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम में। इसका एम है हंगर से, माल न्यूट्रिशन से फाइट करना। और आप भूख कब मिटा पाएंगे, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम कब सॉल्व कर पाएंगे बेटा, जब आपके कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो यूएन जो सारी कंट्रीज़ के लिए काम करता है तो वो चाहेगा कि हर कंट्री में फूड प्रोडक्शन बढ़ जाए। फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम में है। कब ये बना, 1945 में बना। इसका एम क्या है, टू फाइट फ्रॉम हंगर, माल न्यूट्रिशन एंड थ्रू, और बाय किसके थ्रू करेगा ये, एग्रीकल्चर आउटपुट को इम्प्रूव करके, एग्रीकल्चर आउटपुट को इंक्रीज़ करके। फंक्शंस हम देखेंगे, ये मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प करता है एग्रीकल्चर यील्ड को इंक्रीज़ करने में। कैसे, एग्रीकल्चर मेथड्स को इम्प्रूव करके। आज आप हार्वेस्टर का यूज़ देखते हो, स्प्रिंकलर्स का यूज़ देख रहे हो, तो ये क्या है, मॉडर्न मेथड्स हैं एग्रीकल्चर की। तो यूएन हमेशा ट्राई करता है, यूएन का कौन सी एजेंसी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की मॉडर्न मेथड्स को यूज़ किया जाए और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, जिससे कि हंगर से लड़ा जा सके, हंगर ख़त्म की जा सके। ये इंटरनेशनल फोरम की तरह काम करता है जहाँ पर डिबेट्स और डिस्कशन होते हैं किस मैटर को लेकर के, फूड और एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर के। ठीक है। तो भाई फूड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज़ पे अगर कभी डिबेट करना है तो आप कहाँ जा सकते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म ये आपको प्रोवाइड करता है। इट वर्क्स टू प्रोवाइड रिलीफ टू मेंबर कंट्रीज इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। बेटा हम देखते हैं कि एक्सेसिव फ्लड की वजह से भी एग्रीकल्चर फेलियर होता है, ड्रॉट की वजह से भी होता है, और भी एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं। तो भाई FAO हमेशा उस कंट्री की हेल्प करता है जहाँ पर फूड को लेकर के, एग्रीकल्चर फेलियर को लेकर के कोई प्रॉब्लम आई हो। फूड क्राइसिस के टाइम पे मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प करता है FAO। अब हम पढ़ेंगे यूनिसेफ को। तो बेटा जो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड कब हुआ था एस्टेब्लिश, 1946 में। जो एक्रोनिम है यूनिसेफ का वो ओरिजिनली क्या था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्यों इस्टेब्लिश किया था बेटा, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास पेरेंट्स नहीं थे, जो बैडली सफ़र कर रहे थे या वर्स्ट सफ़रर थे। तो उन पे जो बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा बैड सफ़रर थे, बहुत सफ़रर थे वर्ल्ड वॉर 2 के, उनके लिए बनाया गया था स्पेशली इस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। हाउएवर इट कंटिन्यूड टू फंक्शन इवन आफ्टर दैट। अब देखो वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म हुए तो कितना टाइम हो गया, अब तक तो इस ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो स्पेसिफिकली किसके लिए बनाया गया था, उन बच्चों के लिए जो वर्ल्ड वॉर 2 से सफ़र कर रहे थे, है ना। पर ये फिर भी चल रहा है, क्यों, क्योंकि ये हमेशा बच्चों के लिए काम करता है और आगे भी करता रहेगा। इसका एम है कि कैसे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जाए चिल्ड्रन को, विमेन को, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में बच्चे औरतें खुश रहें। ये काम देखता है कौन, यूनिसेफ। इसका हेडक्वार्टर है बेटा न्यूयॉर्क में। काम क्या क्या करता है, ये देखता है कि भाई कैसे इम्प्रूवमेंट की जाए हेल्थ में और बच्चों की जनरल वेलबींग में। पहला काम तो ये करता है कि भाई किस तरीके से हम बच्चों की लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। और बेटा सबसे बड़ा काम जो यूनिसेफ करता है वो है वैक्सीनेशन देने का काम, कि भाई जितनी भी प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं, है ना, उसके अगेंस्ट में तो बच्चों को इम्यूनाइज़ कर ही दिया जाए, वैक्सीनेशन लग जाए। इवन ये रिसर्च को भी प्रमोट करता है,
वो रिसर्च जो चिल्ड्रंस हेल्थ के लिए, डेवलपमेंट के लिए होती हैं, इवन अंडरटेक भी करता है। और जो दूसरे लोग इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे होते हैं उन्हें एनकरेज भी करता है, उन्हें प्रमोट करता है। तो जो यूनिसेफ है वो अंडरटेक करता है रिसर्च को किस फील्ड में, चिल्ड्रंस हेल्थ और डेवलपमेंट में। इवन ये अवेयरनेस क्रिएट कराता है लोगों में थ्रू आउट द वर्ल्ड कि भाई बच्चों को पढ़ने देना चाहिए, चाइल्ड लेबर एक अच्छी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। गर्ल चाइल्ड मेल चाइल्ड में, बॉय गर्ल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें भी यूनिसेफ टाइमली हमें बताता है। इट क्रिएट्स अवेयरनेस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाइल्ड लेबर ना कराई जाए, इसके लिए वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है। कौन? यूनिसेफ। इट स्ट्राइव्स टू हेल्प चिल्ड्रन विमेन ड्यूरिंग एपिडेमिक वॉर्स एंड नेचुरल डिज़ास्टर। इसका काम ही है कि ये बच्चों की हेल्प करे, औरतों की हेल्प करे। कब? एपिडेमिक के टाइम पे, वॉर के टाइम पे, और कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो, महामारी आई हो, युद्ध हो रहे हो, या कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, फ्लड आई हो, ड्रॉट आई हो, अर्थक्वेक हो, वॉल्केनिक एरप्शन हो। अब हम पढ़ेंगे यूनेस्को को। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा टफ है ना, लर्न कर लो। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ई एजुकेशन के लिए है, एस साइंटिफिक के लिए है, सी कल्चर के लिए, और ओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। ये कब बना था बेटा? तो ये भी बना था 1945 में ही। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। हेडक्वार्टर सबके लर्न कर लेना। हाँ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये कब बना था? 1945 में। इट वर्क्स टू प्रमोट कॉपरेशन। ये क्यों बनाया गया था? कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए। किसके बीच में? कंट्रीज़ के बीच में। और ये कॉपरेशन किस किस फील्ड में होना चाहिए? एजुकेशन, साइंस और कल्चर। किस किस में होना चाहिए? एजुकेशन, साइंस और कल्चर में। अब हम फंक्शंस की बात करेंगे। इट प्रमोट्स द कॉज ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन। ये प्रमोट करता है एजुकेशन को, और स्पेशली किसको? प्राइमरी एजुकेशन को, कि भाई एजुकेशन सबको मिले, एजुकेशन फॉर ऑल हो। ये सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं हम कि भैया एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस को, इवन फेलोशिप देता है, स्टडी ग्रांट्स देता है डिजर्विंग टीचर्स को। अगर आप एक बहुत अच्छे टीचर हो तो आपको फेलोशिप और स्टडी ग्रांट देगा यूनेस्को, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस को। ये एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज कराता है, जर्नल को पब्लिश करता है, बुलेटिन को पब्लिश करता है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द रिसर्च इन साइंस। साइंस में कौन सी रिसर्च हो रही हैं, कितना आगे आज हमारा साइंस है, उसके ऊपर जितने भी रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं उनके पब्लिश करता है, एग्जीबिशंस वगैरह लगाता है। और ये बेटा सारी मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प करता है कि भाई आप अपनी अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखें, संरक्षित करके रखें। और बहुत सारी जो साइट्स होती हैं जो यूनेस्को को लगता है कि भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन्हें यूनेस्को क्या घोषित कर देता है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसे यूनेस्को ने क्या घोषित कर रखा है, क्या डिक्लेयर किया हुआ है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब हम पढ़ेंगे यूएनडीपी को। यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सेटअप हुआ था 1965 में। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। इसका एम है कि भाई सारे नेशंस के बीच में कॉपरेशन बना रहे, सारे नेशंस के बीच में कॉपरेशन बना रहे, कॉपरेशन को प्रमोट करना ही किसका एम है? यूएनडीपी का एम है। ये कंट्रीज़ को हेल्प करता है पॉवर्टी को ख़त्म करने में, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने में। पॉवर्टी ख़त्म की जाए, इनइक्वालिटीज़ कम की जाए, ये मेजर एम है यूएनडीपी का। यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब बना था? 1965 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा इसका? न्यूयॉर्क में। इट मेक श्योर दैट इंटरनेशनल एड रिसोर्सेज आर यूज्ड इफ़ेक्टिवली। ये कोशिश करता है कि इस बात को इंश्योर करा सके कि जितनी भी इंटरनेशनल एड मिल रही हैं, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाए। फंक्शंस क्या क्या हैं हमारे यूएनडीपी के? ये कोऑपरेशन को फॉस्टर करता है, बढ़ावा देता है,
कंट्रीज़ के बीच में किस किस फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में। भाई कोई कंट्री अगर टेक्निकली बहुत पीछे है तो उसे टेक्निकली आगे कैसे लाया जाए, इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की कैसे सुधारी जाए, कैसे कंट्रीज़ आपस में कोऑर्डिनेशन करके ये काम कर सकती है, ये कौन ही देखता है, यूएनडीपी। फिर ये कंट्रीज़ को हेल्प करता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ाने में। ये साइंटिफिक रिसर्च और डिस्कवरीज़ को भी एनकरेज करता है। जो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं बेटा यूएन की, जिनके रिगार्ड्स में अभी हमने पढ़ा, वो कमांडेबल काम कर रही हैं। आप लोगों ने आंगनवाड़ी सुना होगा, आप सारे सारे ही लोगों ने आंगनवाड़ी सुना होगा। तो वो जो आंगनवाड़ी का प्रोग्राम है वो यूनिसेफ का है। आज हम देखते हैं कि हमारे इंडिया के सारे गाँव में, सारे शहरों में आंगनवाड़ी मिलती है। तो आंगनवाड़ी किसकी सोच थी? यूनिसेफ की सोच थी बेटा। तो यूनिसेफ एक बहुत कमांडेबल काम कर रहा है, पर अभी भी हम देखते हैं कि बहुत कुछ करने को रह गया है। तो बेटा जब हम एक फैमिली में सारे मेंबर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, हम सोचते हैं यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो इतनी सारी कंट्रीज़ हैं तो कैसे होगा। पर हाँ, बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ करने को बाकी है, तो वो भी हो ही जाएगा। अगर मेंबर कंट्रीज़ एजेंसीज़ को सपोर्ट करती रहीं तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, एकम्प्लिश कर सकते हैं इंटरनेशनली। चलो डिड यू नो सेक्शन देखते हैं। यूनिसेफ ने फंड्स को रेज किया, किसको सेल करके? ग्रीटिंग कार्ड्स को सेल करके। बेटा ये जो फंड रेजिंग टेक्निक थी ये स्टार्ट हुई 1949 में, जब यूनिसेफ ने सेल किया ग्रीटिंग कार्ड को एक पिक्चर के साथ। जो पिक्चर बनाई थी एक 7 साल की लड़की ने, और वो लड़की थी चेकोस्लोवाकिया की। फिर से ध्यान से सुनो, यूनिसेफ फंड रेज करता है ग्रीटिंग कार्ड्स को सेल करके। और ये जो फंड रेजिंग टेक्निक है ये स्टार्ट हुई थी 1949 में। यूनिसेफ ने पहली बार अपने ग्रीटिंग कार्ड को भेजा विथ अ पिक्चर, उस पिक्चर के साथ। वो पिक्चर बनाई थी 7 साल की लड़की ने। वो लड़की कहाँ थी? चेकोस्लोवाकिया की थी। उसके बाद से यूनिसेफ बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स बेच चुका है, और जितना पैसा यहाँ से जमा होता है ये सारा के सारा अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को जाता है। So students, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.